नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। आज डिस्क्लोज कर रहे हैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर अभिजीत, आपका स्वागत है। और जैसे जैसे दूसरे चरण का मतदान नोटिफिकेशन हुआ है, और स्वाभाविक सी बात है कि पार्टी पर लगातार आरोप लगते जा रहे हैं कि साम दाम दंड भेद का तो इस्तेमाल किया ही जा रहा है। आप पर एजेंसीज का मिसयूज करने का बहुत ही संगीन आरोप है। अब तो विदेशी जो मुल्क हैं वो भी इसके हक में नहीं कि जो बेतरतीब तरीके से आप एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पर केजरीवाल को लेकर के कुछ मुल्कों को आपत्ति भी है। धन्यवाद विनोद जी आपका। देखें, जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं वो मुल्क को मैं बोलूँ ना, हमारे वो डोगरी में कहते हैं घड़पैंच, और वो भी बिना बात के घड़पैंच है। उन्हें लगता है कि उनकी घड़पैंची जो है वो शायद आज भी पूरी दुनिया में चल रही है। वो समय चला गया। ये लोग जो नसीहतें, खासकर यूएस जो नसीहतें देता है लोगों को, हमें भूलना नहीं चाहिए ये वही यूएस है जिसने अफगानिस्तान में जब इस तरह का उपद्रव हुआ तो लोग उनके विमान के साथ लटके हुए लोगों को भी ऊपर से हवा में नीचे पटका था, और वहां पर करने क्या गए थे वो भी हमें पता है। तो जब ये खुद पीठ दिखाकर लोगों को बर्बरतापूर्ण उनकी हालात करने के बाद जहां से भाग जाते हैं, ये लोग खुद को मसीहा समझते हैं पूरी दुनिया का, तो ऐसे लोगों से हमें नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने देश में देखिए आपका क्या हाल हो रहा है, जरा उसको अच्छी तरह से देखिए। आपके देश में अभी भी कोई भी छोटा बच्चा स्टूडेंट भी है वो भी जाके अपनी 47 लेकर तो पूरे के पूरे बच्चों को ढेर कर देता है। ये तो आपके देश का हाल है। पहले अपना देश सुधार लीजिए, हमारे देश को छोड़िए। हमारे यहाँ की जस्टिस, हमारे यहाँ का जो भी काम हो रहा है बिल्कुल इंसाफ जो है कोर्ट के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन करें क्या? आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि भारत जिस हिसाब से आज ग्रोथ कर रहा है और 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया हुआ है, आज आप भारत को अपनी एक थ्रेट के तौर पे, एक कंपटीटर के रूप में देखने शुरू हो गए। क्योंकि आप ही जैसे देशों ने हिंदुस्तान को आज से 10-20 पहले जो है लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स बना के रखा था। आज हम चंद्रयान के थ्रू चंद्रमा पे पहुंच गए। आज हम आपके शाना बशाना कोविड की वैक्सीन बना रहे हैं, और आपकी दिक्कत हम समझ सकते हैं क्योंकि हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था इसी आपकी फेवरेट पार्टी को ने जब देश को बनाकर रखा था, आज हम 5वें नंबर पर और बहुत जल्दी तीसरे, और उससे के बाद पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो आपके पेट में जो दर्द हो रहा है हमें अच्छी तरह से पता है, लेकिन घबराए नहीं, ये देश एक संविधान से चलता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, और जो संविधान हमें अलो करेगा, जो इस देश का कानून बोलेगा, फिर भले वो मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। कानून से कोई बच नहीं। अभिजीत जी, दो सवाल एक साथ पूछूंगा मैं। एक, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोप्रिय है, लेकिन आपने जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी का सदस्य से निकाल दिया, तब क्या आपको सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा था? और दूसरा सवाल ये रहेगा कि आपके इस कार्यकाल में ऐसा लगता है कि राजनीति, संविधान और लोकतंत्र की परिभाषा, डेफिनेशन ही बदल गई है। देखिए, मुझे इन दोनों क्वेश्चनों से आपत्ति भी है कि आप ऐसी चीज नहीं कह सकते हैं। जो भी कुछ किया गया इस देश के संविधान के अंदर ही जो प्रावधान थे उसी के अंदर किया गया होगा। और रही बात, अगर आप कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे टाइम से ही अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी को सही फॉर्म तो भी ली है। नहीं तो आज से पहले चंद परिवारों के हाथ में ही डेमोक्रेसी थी। और डेमोक्रेसी का मतलब तो मैं हमेशा कहता हूँ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अगर फॉर दी गांधीज या फॉर दी अब्दुल्ला, फॉर दी मुफ्तीज वाली डेमोक्रेसी चाहिए तो फिर आपको 2014 से पीछे जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है हालात बदल गए हुए हैं, और डेमोक्रेसी का मतलब यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिसके चलते 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गए हुए हैं। जिसके चलते अगर आप देखें तो हर घर में नल और नल में जल, नियर अबाउट पूरा होने वाला है, जिसके चलते आज देश विकसित हो रहा है। मुझे लगता है यही सही फॉर्म है डेमोक्रेसी की, जिसको भारतीय जनता पार्टी बखूबी निभा रही है। लोकतंत्र इसको कहते हैं कि आप चंडीगढ़ के मेयर को कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, और कितनी आपकी मतलब इतनी इंसल्ट होती है। क्या ये तरीका, इसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं? खिल्ली उड़ाई जाती है कि ये देश की डेमोक्रेसी है। देखिए, कोई व्यक्ति विशेष या कोई ब्यूरोक्रेट अगर कोई ऐसा कुछ भी करता है, इसमें मुझे लगता है उस व्यक्ति विशेष का या उस ब्यूरोक्रेट का ज्यादा कसूर है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि उसे एक जगह से कुछ हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आज के अंदर कोई भी बात की जाती है तो व्यक्ति विशेष को दोष देना चाहिए या उस ब्यूरोक्रेट को दोष देना चाहिए। पार्टी के ऊपर आप इसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में दो लोग घुस के आते हैं, वो हल्ला करते हैं, और फिर आप, जो विपक्ष ये डिमांड करता है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंटेरियन के कार्ड पर ये आए थे, उनके कहने पर ये आए थे, तब आप उनके 155 सांसदों को 2 दिन में निष्कासित कर देते हैं। क्या इसको डेमोक्रेसी कहते हैं? क्या आपका संविधान ये है?
देखें, कौन किसी का पास लेकर कहीं से भी पहुंच जाए और पहुंचने के बाद ऐसा काम करे, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले होना चाहिए कि वो किस तरह से वहां पहुंचे। तो षड्यंत्रों के कारण कोई भी कहीं पहुंच सकता है, लेकिन जो भी सदन की गरिमा बनाने के लिए जो कदम सही था वो उठाया गया। और मुझे लगता है सदन सबसे बड़ी वो चीज़ है कि जिसका सारा खर्चा जो हमारे दिए हुए पैसों से चलता है, हमारे दिए हुए टैक्स से चलता है। सदन का अगर आप 1 मिनट भी बर्बाद करते हैं तो 148 करोड़ हिंदुस्तानियों का वो पैसा भी बर्बाद है और समय भी बर्बाद है। इसलिए सदन की गरिमा को मेंटेन रखना चाहिए। अगर कोई गलती कहीं चूक हुई है तो उसके ऊपर जांच का विषय है, उसमें पूरी की पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। और ऐसे लोगों ने ऐसा किया, कोशिश होनी चाहिए कि फिर दोबारा ऐसी चीज़ ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने आपको आईना दिखा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड। देखिए, मुझे लगता है कि जो चीज जब की गई थी तब उसका यही कारण था कि कहीं ना कहीं जो उससे पहले असंविधान, तो हम उसको कहेंगे जब पता ही नहीं है किसने कहां से कितना लिया और किसको दिया, उसे असंवैधानिक कहा जाता है, जो आज तक की पॉलिटिकल पार्टी करती रही। अगर आप उनके पुराने बही खाते निकालोगे तो भारत की इकोनॉमी से ज्यादा उनकी खुद की पर्सनल पार्टी की और पर्सनल इकोनॉमीज रही हुई हैं। अगर एक तरीका निकाला गया था, उसमें कुछ ना कुछ लकीना या कुछ रह गया पीछे, उसको जरूर देखा जाएगा। और जो पार्टी सबसे ज्यादा हाय तौबा मचा रही है, जब राहुल गांधी जी ने सिरे से नकार दिया था इन सब चीजों को, उसके बाद आपने क्यों लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे लिए थे? तो कम से कम आप अपने बातों पे तो कायम रहे। बाकी जो भी है आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 7,000 करोड़ के करीब आपको ये पैसा मिला है और ये कहा जाता है कि ईडीज की शॉपों की वजह से आपको मिला है। विनोद जी, 300 से ऊपर हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं। अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो जिनके 40 भी मेंबर पार्लियामेंट है उनका भी हिसाब किताब निकाल लीजिए और बाकियों का भी निकाल लीजिए। इसके ऊपर काफी झूठ परोसा गया। कोई कहा गया पाकिस्तान से आ गया, किसी ने कहा कोई लॉटरी किंग आ गया, बाद में कहां पर उनके तार जुड़े वो भी आपको पता है। तो इसके ऊपर जो चीज मुझे लगता है कि अभी जिसके ऊपर अभी एक डिसीजन आना अभी बाकी है या इसके ऊपर पूरा होना, तो उसके ऊपर बात करना मुझे लगता नहीं अभी। विपक्ष ये भी कहते हैं कि बीफ का काम करने वाली कंपनियों ने भी आपको जमकर पैसे दिए हैं, खूब पैसा लुटाया है आप पर। देखिए, मुझे लगता है कि जब देने वाले लेने वाले की आइडेंटिटी नहीं पता तो कौन क्या काम कर रहा है कहाँ पता चलता है इन सब चीज़ों का। लेकिन जांच का विषय है, मुझे लगता है जरूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इमेज टॉर्निश हुई है इस सारे एपिसोड के साथ, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और एक्शन लिया। देखिए, मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों से कोई ऐसी होती है। मैंने कहा 300 से ऊपर के हमारे एमपीज रहे हुए हैं, ऐसी चीज़ कुछ नहीं होती। लेकिन हाँ, हर एक चीज़ है, नई चीज़ का एक नया एक्सपेरिमेंट था, देश के लिए भी नई चीज़ थी। क्योंकि आपको क्या लगता है कि अगर ये चीज़ ना हो तो जो काला धन बाकी पॉलिटिकल पार्टियां बैकडोर से लेती रहती, जिसका कोई अकाउंट ही नहीं था आज तक, तो उसका कौन हिसाब किताब करेगा? ये तो चलो इलेक्ट्रोल बॉन्ड आ गए, आज आपको पता तो है कम से कम, कहीं ना कहीं पर तो एक अंकुश लगाया गया इन चीज़ों को। लेकिन पिछले 60-70 साल का हिसाब किताब कौन लेगा इनसे? जी। तो मुझे लगता है जब खुद ही कोई चीज़ लाई थी, पारदर्शिता से करने की पूरी कोशिश की गई है। इसके अंदर जो भी होगा, जहां पर भी अगर कोई ऐसी चीज होगी तो उसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ जरूर किया जाए। यानी संवैधानिक वे से आप चोरी करना चाहते हैं या पैसे लेना चाहते हैं? ये कांग्रेस का आरोप है कि आप कलाई दबाते हैं, हाथ खुलवा लेते हैं। कलाई, ईडी का रेड डलवाया, केस चलाया और फिर पैसे मंगवा लिए और उसके बाद केस खत्म, ऐसा आरोप कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो कम से कम इस तरह की बात ना ही करे तो अच्छा रहेगा जी। मैं फिर बार बार वहीं पे पहुंच चुका, तो फिर आप कहेंगे अभिजीत जी आप हर बार यही बात करते हो। तो वही है, ज से जीप स्कैम, उसके बाद ज से झारखंड। अभी 363 करोड़ रुपया इनसे पकड़ा गया और आगे पीछे की बाजू की जो स्टेटें थी वहां से नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गई, उसके बाद भी आप नोट पूरा नहीं गिन पाए। आज इन कांग्रेसियों का ये हाल है, जब ये बोलते हैं ईडीआई हमें सताती है और सीबीआई हमें रुलाती है, उस समय में भी इनका ये हाल है। तो सोचिए 60-70 साल देश की कितनी मलाई इन्होंने खाई है, तभी तो गुर्बत से देश उभर नहीं पाया, तभी तो आज हमें विकसित भारत का संकल्प लेना पड़ा। इन्होंने तो केवल और केवल विकसित गांधी परिवार का ही संकल्प लेकर रखा होता, फिर गांधी परिवार ही विकसित करने का टेका उठा रखा था। 25 करोड़ लोग हमने 10 सालों के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर उठा के ले आए विनोद जी। और सबसे बड़ी बात है, ये डाटा नीति आयोग का है, भारतीय जनता पार्टी का डाटा नहीं है। तो कांग्रेस जब इस तरह की बात करती है, भ्रष्टाचार की बात करती है, तो फिर मुझे वही शेर याद आता है कि नेहरू जी ने लूटा, गांधियों ने लूटा, लूट गए इनके दामाद, देखो लोगों अब कांग्रेस को आ गई भ्रष्टाचार की याद। लेकिन अभिजीत जी, अच्छा किया एसबीआई ने, आपको नोट गिनने की मशीनों की जरूरत नहीं पड़ी।
देखिए, मैं वही कहूंगा कि जो चीज़ विचाराधीन है, जिसके ऊपर अभी आना है, उसके अंदर जब तक पूरी तरह से चीज़ें सामने नहीं आती, इस पर कोई भी टिप्पणी करना मुझे लगता नहीं ठीक रहेगी। जी, लेकिन कहीं ना कहीं आप पर यह पोलराइजेशन का आरोप लगता है और आपके चुनावी मुद्दों में कहीं ये नहीं है कि हम किस तरीके से बेरोजगारी को दूर करेंगे। आपने 370 का नारा दिया, 370 सीटें लेंगे, आप ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, आप करते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आपने कभी नहीं कहा कि युवाओं को किस तरीके से क्या दिशा दी जाएगी, और आप सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति से एक मर्तबा फिर तीसरी बार लगातार सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। देखिए, अब्राहम लिंकन ने, विनोद जी, एक बार कहा था, कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, लेकिन हमेशा के लिए सबको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। और वो भी आज जब सोशल मीडिया का जमाना है, जब आपके एक क्लिक के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। 2014 में भी लोगों ने आपको वोट दिया, 2019 में आपके 5 साल के कार्यकाल को देकर वोट दिया, 2024 में आंकड़े इससे पार हो गए। पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है। ध्रुवीकरण की राजनीति कौन करता रहा 60-70 साल से, हमें अच्छी तरह से पता है। बेरोजगार की बात ना करें, बेरोजगार अगर कोई आज हुआ तो अपोजिशन वाले हुए और अपनी करतूतों के कारण बेरोजगार हुए। रोजगार की बात करें, मेरे जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, 30,500 से ऊपर की नौकरियां अभी दी गई। उसके अलावा हजारों की नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट अभी पुलिस की भी आने वाली है। उसके अलावा नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकरी होती है जो पूरा, जिसको पूरी की पूरी सैलरी मिले। 800-900 रुपए के ऊपर मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ जो 20-20 साल, 30-30 साल NC कांग्रेस और PDP ने खिलवाड़ किया, उसे आप नौकरी कहेंगे? और रही बात, अगर मैं अपने ही जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, 6.7 से 5.4 और अब 4% का अनएम्प्लॉयमेंट का दर है। आपके सामने यहाँ पर 5 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 15 है। 500 सीटें होती थी, आज 1500 सीटें आपके सामने आ गई हैं। 2.5 करोड़ का टूरिस्ट आपके पास आया हुआ है। G20 आपके यहाँ पर हो रहा है। जम्मू एक अकेला प्रोविंस है जहां IIT भी है, IIM भी है और एम्स भी है। इतने कुछ आपने 4-5 सालों के अंदर करके दिखा दिया। ये लोग क्या करते रहे? और कम से कम ये तो ये बात ना करें, जो खासकर पॉलिटिकल पार्टीज वाले ध्रुवीकरण की बात करते हैं या हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इनको ये पता होना चाहिए, हमारे यहाँ से अगर 2000 भी निकलता है रुपया, तो वो सायरा बानो के खाते में भी जाता है, गीता देवी के खाते में भी जाता है। वंदे भारत ट्रेन के ऊपर क्या लिख रखा है कि केवल हिंदू बैठेंगे, मुसलमान नहीं बैठेंगे? IIT IIM के बाहर कौन सा बोर्ड लगा हुआ कि सिर्फ हिंदू पढ़ेंगे, मुसलमान नहीं पढ़ेंगे? मुझे बताएं, कोई भी अगर देश की कोई भी चीज है, उसके ऊपर हिंदू मुसलमान दोनों का हक है। और ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, जिनको ट्रिपल तलाक से सबसे ज्यादा जिनको परेशानी है, मुझे बताएं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दोनों इस्लामिक कंट्रीज है। जब वहां पर नहीं है तो यहां पर क्यों? पर्टिकुलर किसी एक समुदाय में भी पर्टिकुलर केवल और केवल एक पर्टिकुलर लोगों को आपने खुश करने के लिए करके, चलिए मान लेते हैं आपकी नीतियां बायस नहीं है, फिर क्या जरूरत पड़ती है आपको ऐसे स्लोगन देने की? 80-20 की बात है, 80-20 की लड़ाई है, क्या जरूरत पड़ती है आप मंदिर मस्जिद, गीता कुरान करने की? देखिए, मंदिर मस्जिद की बात यहां तक आती है, मंदिर मस्जिद हम कभी नहीं करते। अगर मंदिर बन रहा है तो भव्य मस्जिद भी बनने वाली है, इसमें हमें कभी भी नहीं आता। और सबसे बड़ी बात याद रखिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप 80-20 की बात करते हैं, 80 अगर हिंदू है और 20% अगर मुस्लिम है, तो कितनी मस्जिद है, कितने मंदिर हैं? जहां तक मेरे पास डाटा है, 6 लाख मंदिर हैं और 6 लाख की मस्जिदें हैं। तो कम से कम आप ध्रुवीकरण की बात नहीं कर सकते, मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है सभी को उनका बराबर हक मिला हुआ है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के इस राज के अंदर तो 25 करोड़ लोग जब उठकर आए थे गरीबी रेखा से, उसमें हिंदू भी थे तो मुसलमान भी थे। एटलीस्ट हम ही एक पार्टी है जो कांग्रेस की तरह या यहाँ की रीजनल पार्टीज की तरह एक आंख से नहीं देखती, हमारी दोनों आंखें भली चंगी काम करती हैं। डॉक्टर अभिजीत, ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को आपने प्रयोगशाला बना के रखा हुआ है और यहां किए हुए प्रयोग आप समूचे देश में जब जब मतदान होता है, जब जब चुनाव होते हैं, आप इसका इस्तेमाल करते हैं। आप 5 अगस्त 2019 के संवैधानिक बदलाव के प्रयोग अब 2024 के लोकसभा चुनाव, जो 18वीं लोकसभा है, उसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यहां पर ऐलान किया था मौलाना आजाद स्टेडियम में कि 370 में बदलाव किया है तो हमें 370 सीटों का राइट बनता है। देखिए, अच्छी बात है, अगर किसी चीज के साथ जोड़ के अगर आप किसी चीज को लेकर आगे आते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई चीज सत्य में आपने कर दिखाई है, हमारी आइडियोलॉजी में, हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे हर एक चीज में 370 था। और 370 की जहां तक मैं बात करूं तो सही में एक रोल मॉडल बनता है जम्मू कश्मीर, क्योंकि 370 टूटने से पहले का जम्मू कश्मीर क्या है और 370 के बाद का जम्मू कश्मीर क्या है, अपने आप में लोगों के बीच में है।
और 370 किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हम लोगों के लिए, सबके लिए था। मुझे बताएं 370 के चलते आपने कितने जुल्मों सितम किए 60-70 साल? क्या वेस्ट पीओजे के रेफ्यूजीज के साथ जो आपने जुल्म किया वो जुल्म नहीं था? इसी 370 की आड़ में था। ये बीटा कराटे शबीर शाह, यासीन मलिक को अपनी कुर्सियों के पीछे 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री ने छुपा कर रखा, इसी 370 के कारण छुपा कर रखा। ये जो हमारे बच्चियों के साथ जो सबसे बड़ा एक नाइंसाफी की जाती थी कि जम्मू कश्मीर की बच्ची अपने हिंदुस्तान में कहीं शादी करती थी, अपने वालिद की प्रॉपर्टी से बेदखल, और पाकिस्तान वाली यहां आती थी तो उसको पूरी के पूरे प्रॉपर्टी हक मिलते थे। क्या ये 370 के आड़े नहीं आया? वाल्मीकि समाज, जिसको एनसी और कांग्रेस वालों ने 30 साल पहले अपनी गंदगी साफ करने के लिए लाया, और उसके बाद मैं दोनों चीजों को कोऑर्डिनेट करता हूं। जिस तरह से यहां पर गंदगी साफ करने के लिए वाल्मीकि समाज वालों को, बेचारों को उठाकर लेकर आए एनसी और कांग्रेस वाले, और 30 साल अपनी गंदगी साफ करने के बाद भी उनको कभी उनके हक हकूक नहीं दिए, वो 370 के कारण नहीं दिए। इसी तरह से 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना ने यहां से, जो हमारे यही दलित समाज के लोग थे, बेचारे दबे कुचले हिंदू थे वहां पर, उनको वहां से बाहर नहीं जाने दिया। और दलील क्या दी थी जिन्ना जी ने उस समय? अगर आप निकाल के देख लीजिएगा उस समय का, ऑन द फ्लोर उन्होंने कहा था कि ये अगर यहां से चले जाएंगे तो पाकिस्तान साफ कौन करेगा? पाकिस्तान साफ क्या करना था? वो 27% थे, 2.3% पीछे रह गए। सबको तो आपने कन्वर्ट कर दिया, उन्हीं की सफाई कर दी बेचारों की। तो ये मेंटालिटी इनकी और उनकी कोई अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। इसलिए 370 जैसा आर्टिकल, जो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा ड्रैकोनियन आर्टिकल था, उसके कारण हमें निजात मिली। और जो लोग अपोजिशन वाले इसे प्रॉपर्टी राइट और बाकी राइट से, मुझे बता दीजिएगा एक भी इंसान बिना डोमिसाइल के जिसको नौकरी मिली है, या एक भी इंसान, 158 लोगों ने कुल अभी तक 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन में 158 लोगों ने यहां पर जमीन ली है, वो भी डोमिसाइल के बाद, 15 साल 20 साल यहां रहने के बाद। आप 1 साल जाते हैं फॉरेन में तो कहते हैं हमें पीआर दे दीजिए, तो 15 साल एक हिंदुस्तान का नागरिक यहां रह रहा है, उसको यहां पर ना दीजिए। कितने? कुल 158। दूसरी चीज इसके बनिस्बत मैं आपको बताता हूं, 10,000 से ज्यादा रोहिंग्या आए जो एनसी और कांग्रेस और पीडीपी के टाइम पर यहां पर आए। तो अभी दो सवाल एक साथ बनते हैं मेरे। एक तो आपकी एबीसीडी टीम जो आपने बना के रखी है जम्मू कश्मीर में, वो ये डिमांड करती हैं कि हमारे प्रॉपर्टी और जॉब प्रोटेक्ट होने चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि कुर्सियों के पीछे ये यासीन मलिक और बिट्टा कराटे रहते थे। हमने लाल कृष्ण आडवाणी जी को देखा है उनके साथ चाय नाश्ता करते हुए आतंकवादियों के साथ बातचीत के दौरान। मैं इस चीज के ऊपर आता हूं। मनमोहन सिंह जी के साथ आपको मिले होंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर, एक संवैधानिक पोस्ट के ऊपर बैठकर जब ये काम किया गया, उसकी बात आप जरूर करें। बाकी एक लीडर के पास अगर कोई भी आता है उसको मैं उसी से कोरिलेट करूं, लेकिन आप एक संवैधानिक, देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी क्या देश के प्रधानमंत्री थे? मुझे उप प्रधानमंत्री। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं ना आपसे। लेकिन एक बात आप समझिए कि प्रधानमंत्री इनके ये काम करते रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री ने किसी को यहां पर बुलाया कांग्रेस वालों ने, उसके ऊपर आपको सवाल करना चाहिए। जी, मैं दूसरा सवाल साथ ही में पूछा था आपसे। जी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मैंने वही बात कही आपको। उनका प्रेम जो था, देखिए, वो किसी के अपने पर्टिकुलर हो सकते हैं, उसको हम पार्टी के बयानों के साथ या पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। जी जी, नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, किसी के पर्टिकुलर हो सकते हैं, किसी ने अपने बयान दिए हुए पार्टी की आइडियोलॉजी के अंदर, हम नहीं मानते उनको सेकुलर थे, बिल्कुल नहीं मानते कि वो सेकुलर थे, क्योंकि हम आपके सामने मैंने बता दिया कि 27% से ज्यादा दलितों को वहां पर पाकिस्तान में रोक कर रखा अपनी गंदगी साफ करने, तो वो कहां से सेकुलर थे? अगर सेकुलर होते तो 27% के 32% होते, 35% आज वहां पर हो सकते, 2.3% पीछे रह गए। ऐसे मुल्क को हम सेकुलर नहीं कह सकते। अब आपको आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की याद कैसे आ गई? क्योंकि बेचना है कश्मीर को। 2019 में कहते हैं, आप पर आरोप लगता है कि आपने पुलवामा को बेचा था। विनोद जी, सबसे बड़ी बात यह आती है कि आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट जो है, प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सबसे पहले अंग्रेजों ने बनाया था, और लेकर कौन आया इसे? नेहरू जी लेकर आए 1958 के अंदर। उसके बाद आप समझ लीजिए कांग्रेस ने देश को मजबूर कर दिया कि हर जगह पे आफ्सपा लगा दे, देश को मजबूर कर दिया, देश के हालात ऐसे बना दिए। हमने आकर पिछले 10 सालों में काफी हालात सुधार दिए हैं, तो जब हालात सुधर जाते हैं तो आफ्सपा की कहीं जरूरत नहीं होती। आज भी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने पत्थरबाजी 0%, टेररिस्ट रिलेटिंग इंसिडेंट डिक्लाइंड बाय 85%। तो अगर आज एक स्थिति अनुकूल हो चुकी है, आज अगर वो टाइम आ चुका है कि हमारे देश की फौजें बॉर्डर्स पर जाएं, जो उनका काम है वही करें, क्योंकि ये तब बुलाया जाता है कि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जब आप बात करते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छे अभी जो नए डीजीपी स्वयं साहब आए हैं, जिन्होंने पूरी कमांड संभाली है, और नए शेरशाह बनाए हैं जो कि कमांडोज जे&के पुलिस की हैं। तो मुझे लगता है एक सही टाइम आ गया, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे टेररिज्म के, टेररिज्म 100% तभी रेडिकेट होता है जब लोकल पुलिस उसके खिलाफ पूरे का पूरा जो है बीड़ा उठा लेती है। पंजाब की एग्जांपल ले लीजिए, पंजाब से कैसे हुआ था? जब पंजाब वालों ने अपने कमांडोज बनाए थे और वहां से पूरे का पूरा टेररिज्म खत्म हो गया। इसी तरह से जम्मू में भी हमारी पुलिस बड़ी सक्षम है।
पिछले 20-30 सालों में कहीं ना कहीं पहले 370 की आड़ के अंदर इनके साथ थोड़ा वैसा होता रहा। पूरी तरह से हमारी फोर्स सक्षम है, 30 सालों से टेररिस्ट के साथ लड़ रही है। ऊपर से हमारे पास स्वयं साहब जैसे एक डीजीपी हैं जो बिल्कुल कमिटेड हैं और ग्राउंड पे हर एक इंसान के साथ जाके काम कर रहे हैं। तो एक टाइम आ चुका है, जैसे स्थिति पूरी तरह से आपको लगेगी ठीक हो जाएगी तो आपके पास जरूर हटाया जाएगा। बनिस्बत उन पार्टियों की 2011 में उमर साहब ने कहा था मैं हटाऊंगा, फिर हटाया क्यों नहीं? उमर साहब को क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि हालात ही नहीं थे हटाने वाले, उसमें उमर साहब का भी कोई कसूर नहीं रहा होगा। आज हालात ठीक है तो इसकी सराहना करनी चाहिए कि अब हालात ठीक हो चुके हैं। जो काम हम नहीं कर पाए, जिसमें हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। जब हम आपस पर हटा देंगे तो मुझे लगता है उसके बाद हर एक चीज आपने सिलसिलेवार उपलब्धियां गिनाई, कश्मीर को लेकर के, जम्मू कश्मीर को लेकर के सिलसिलेवार उपलब्धियां गिनाई, जिसमें G20 का जिक्र किया, आतंकवाद, पत्थरबाजी सब खत्म हो गया। लेकिन जब हम चुनाव की बात करते हैं कि चुनाव करवाने चाहिए, यहां पर जो कानून साज असेंबली है वो नहीं है, तब आप कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है। और आप ये भी कहेंगे ये प्रेरोगेटिव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट का और सरकार का कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन उसके बाद गृह मंत्री ये कहते हैं कि सितंबर से पहले चुनाव करवा दिए जाएंगे। ये दोहरा मापदंड है। देखें विनोद जी से इनके टाइम पे ग्रेनेड हुआ करता था, हमारे टाइम जी से G20 हुआ। टी से इनके टाइम में टेररिज्म हुआ करता था, हमारे टाइम पे टी से टूरिज्म हुआ। हमने जब चीजें कर दिखाई हैं हर एक चीज, तो इसके अंदर बिल्कुल ये बनती है हालात तो ठीक हो चुके हैं, जो पहली बात आपने कही। दूसरी बात रही चुनावों की, क्या ये पंच सरपंच के चुनावों को चुनाव नहीं समझते? बीडीसी डीडीसी को चुनाव नहीं समझते थे? जो 60-70 साल से 3 टायर सिस्टम ही नहीं था, उसको किसने रिस्टोर किया? इनको किसने मना किया हुआ था? इनके समय पर कौन सी बिल्ली ने चीख मार दी थी कि ये काम नहीं कर पाए? हमने अगर कर दिखाया है तो आपके सामने ही है। बाकी बिल्कुल सही है, जब ये दो चीजें हो चुकी हैं, और मैंने बार बार चैनलों पे कहा है कि जमहूरियत की जो नींव होती है उसे हमेशा पंच सरपंच के चुनाव कहा गया है, और जमहूरियत की जो दीवारें होती हैं बीडीसी डीडीसी, उसके ऊपर एमपी और एमएलए की भी छत डलना तय है, बहुत जल्दी हो जाएगी। और जिनको बड़ी उत्सुकता है वो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते अपनी आंखों से देखेंगे, और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनता देखेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो पंचायत है वो जमहूरियत की नींव होती है, लेकिन नींव तो है ही नहीं इस वक्त। ना नींव में मिट्टी डली है ना कंक्रीट डाला है, पंचायतें खत्म है, बीडीसी खत्म है, आपके पास डीडीसी सदस्य और 5 सांसद हैं। क्या इससे लोकतंत्र चलता है? देखिए विनोद जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी थोड़े ही दिन हुए इन सब चीज़ों को खत्म हुए, तो अभी उससे पहले बीच में चुनाव आ गए आपके सामने लोकसभा के, फिर उसके बाद जैसे ही लोकसभा के चुनाव होंगे तो ये सारी के सारे चुनाव होना तय है ना। कम से कम 60-70 साल जिन लोगों ने नहीं करवाए उनसे तो पूछिए। हमारे को तो 60 दिन नहीं आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो 60-70 साल का ब्यौरा नहीं लेंगे आप इनसे, उनसे भी लीजिए। यहाँ पर तो होने और जरूर होने हैं, पंच सरपंच भी होने, बीडीसी डीडीसी भी होने, और एमएलए एमपी भी होना तय है। आपके सामने ही होगा सब कुछ। लेकिन लद्दाख में आपकी हालत बड़ी खस्ता बनी हुई है, अनशन चल रहा है वहां पे, और ये डिमांड की जा रही है इनको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, 6 शेड्यूल से नवाजा जाए, और आप उस पर कोई फैसला लेने में सक्षम नहीं है, सरकार सक्षम नहीं है। विनोद जी देखें, लद्दाख के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो लद्दाख वालों की पिछले 30-40 साल, कम से कम 15-20 साल 25 साल तो मुझे देखते हो गया, हर साल ये जो है प्रोटेस्ट होते थे, लोग यूटी की डिमांड करते थे, सब कुछ करते थे। ये जो आज तक की सरकारों ने कभी इनको वो हक नहीं दिलवाया। यूटी किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। बाकी जो चीज़ें विचार विमर्श की बातें हैं वो ज़रूर होगा, लेकिन उसके ऊपर जब कोई डिसीजन लिया जाएगा ज़रूर लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी वहाँ पर कोई ना कहीं जो अपोजिशन के लोग हैं वो कभी ये नहीं दिखाएंगे कि यूटी किसने बना कर दी, वो ये नहीं दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आज इतनी तरक्की, इतना पैसा, इतना कुछ आ रहा है, वो कभी नहीं दिखाएंगे। अब जो भी चीज़ें हैं मुझे लगता है इसके ऊपर जरूर विचार होगा, और आने वाले समय में जो भी केंद्र को ठीक लगेगा और जो भी लोगों के हित में होगा उसका फैसला जरूर लिया जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आपने जम्मू कश्मीर को यूटी बना करके एक डिप्टी कमिश्नर को नायब तहसीलदार बना दिया। देखें, मुझे लगता है कि आपके टाइम का जो बेचारा डिप्टी कमिश्नर था, जो जम्मू कश्मीर के हालात थे, वो बेचारा नायब तहसीलदार तो छोड़िए, वो बेचारा पटवारी से भी नीचे था वो बेचारा। अभी जो बनेंगे वो कम से कम आपके वाले टाइम से डीसी से भी ऊपर हैं जो आज बने हुए हैं। तो ये कहना तो बड़ी गलत बात है। जिसका आप जिसके साथ कोरिलेशन बना रहे हैं, आपके समय पे था क्या, पहले ये बता दीजिए। आपके समय पे आपने क्या क्या किया था वो आपको याद नहीं है कि किस तरह का आपने यहाँ पर निज़ाम बनाकर रखा था? केवल एक पर्टिकुलर इलाके के लोगों को नौकरी, केवल एक पर्टिकुलर इलाके के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अच्छी अच्छी पोस्ट
पोस्टें, केवल एक पर्टिकुलर इलाके के लोगों को पुलिस में हर एक जगह पर। आज अगर हो रहा है, अगर 50% अगर जम्मू के लोगों को मौका मिल रहा है तो 50% कश्मीर वालों को मौका मिल रहा है। वरना जाइए आज भी सेक्टर में उठा के देख लीजिए, 80% लोग आपको एक ही जगह के नजर आएंगे। तो इस तरह का जो आप जिन्होंने सिस्टम बना कर रखा था, वो डीसी, नायब तहसीलदार या पटवारी की बातें करें तो उनके मुंह से शोभा नहीं देता ये बातों का। कश्मीर की 3 सीटों पर उम्मीदवार ना उतार करके आप अपनी ABCD टीम को एक्सपोज करना चाहते हैं क्या? देखिए, मैं कहता हूं कि अगर आपके सबके भारतीय जनता पार्टी के साथ ख्यालात मिलते हैं, आपके लिए सर्वप्रथम अगर देश है, उसके बाद पार्टी और लास्ट में अपना आप है, तो कोई भी ABCD छोड़ के Z तक कोई भी आए, हम उसका दोनों हाथ खोलकर इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी के विरुद्ध कोई भी चलेगा, विपरीत कोई भी चलेगा, देश के विपरीत कोई भी चलेगा, तो उसको हराने के लिए भी हम दमखम से लड़ेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, हालात भी ठीक होते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, लेकिन देश जो है ना, देश रहना चाहिए सबसे। लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा कि बाकी जमातें देश विरोधी हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपके बातों से जो लग रहा है, आप जो कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने वही बात आपको कही ना कि वो सरकारें आती जाती रहती हैं, पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, देश सर्वप्रथम है, देश रहना चाहिए। इनसे पूछ लीजिए कि अगर ये देश के इतने ही हित के अंदर अगर ये लोग काम करते हैं, तो 51-52 की जो सबसे पहली असेंबली बनी थी, जिसके अंदर 12 लाख जम्मू की पॉपुलेशन थी, 10 लाख कश्मीर की पॉपुलेशन थी, 1.5 दर्जन ज्यादा सीटें वहां कैसे चलेगी? आज जमहूरियत का पहाड़ा पढ़ते हैं उमर साहब, हर जगह पर जमहूरियत करते फिरते। तो 51-52 का अपना रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। और जो दूसरी पार्टी जो इतनी बड़ी बड़ी जमहूरियत की, सेकुलरिज्म की, संप्रदाय की बात करते हैं, इन सब चीजों की बात करती है, 2008 का अमरनाथ का लैंड रोड निकाल कर देख लीजिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर निकाल के देख लीजिए, फाड़ कर कहां फेंक दिया था, हमें सब कुछ याद है। तो इन पार्टियों को आप क्या कहेंगे? सिलेक्टिव हैं, इनका ना बड़ा एक सिलेक्टिव सा इनका सिस्टम है। टाइम जब इनका होता है, जब कुर्सी पे होते हैं, तो बच्चों को भेज देते हैं आर्मी कैंप में, जाओ दूध और टॉफी लेकर आओ, उतरते ही नीचे कुछ और हो जाता है। इसी तरह से कोई थे जिनको हमने विदेश मंत्री बनाकर पहली बार बताया कि मंत्रालय क्या होता है, उस समय वो बड़े अच्छे थे, आज उनके लिए भारतीय जनता पार्टी उनको चूल की तरह चुभना शुरू हो गई है। तो इन लोगों का स्टैंड दिन हर टाइम के साथ, स्थिति के साथ, हर 10 किलोमीटर बाद बदलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ही स्टैंड है, सर्वप्रथम देश। अभिजीत जी, आपने दोनों के साथ मिलकर के सरकार बनाई, जब आपको जरूरत पड़ी तो फारूक अब्दुल्ला को यूनाइटेड नेशन में भेजा और इस्तेमाल किया। इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। विनोद जी, मैंने पहले ही कहा कि हम सभी को चाहते हैं कि हर एक इंसान इसी राह पर चले, देश को आगे लेकर चले। हम तो पूरी कोशिश करते हैं, अब कोशिश में कई बार कामयाब होते हैं, कई बार नाकामयाब भी हो जाते हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।